अनीता, आवाज आ रही है आपको? आदर्श, हाँ सर। आवाज आ रही है? यस सर। असाइनमेंट जो दिया था वो पीछे सारे बन गए? हेलो सर। हाँ जी। सर गुड आफ्टरनून। मैं कह रही थी सर, जैसे हम लोग इनपुट कराते हैं ना यूजर एंड पे, जब इनपुट करा रहे हैं हाँ, उस टाइम पे जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा है सर, अगेन जैसे कॉल करके। स्क्रीन शेयर करके आप दिखाओ कहाँ दिक्कत आ रही है। एक मिनट सर। सर आपको दिख रहा है? हाँ जी, कौन से फंक्शन में प्रॉब्लम है? सर मुझे असाइनमेंट 2 में भी हो गई और 3 में भी हो रही है सर, यही सेम सिचुएशन। तो इसको कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करो, असाइनमेंट 2 वाले को। एक मिनट सर। एक नई फाइल लो, असाइनमेंट 2 पूरा कॉपी करो और पेस्ट करो। हाँ जी सर। ऑप्शन में जाके साइज थोड़ा बड़ा करो। 20 कर दो। अप्लाई, ओके। तो ये आपने टेबल का बनाया है ना? हाँ जी। तो ये जो इनपुट ले रखा है वो पहले लेना पड़ेगा ना आपने? इनपुट बाद में ले रखा है। तो सबसे नीचे वाला जो सेकंड लास्ट लाइन है ना, ये वाला सर, ये। सेकंड लास्ट, हाँ, इसको कट करो और जहाँ पे कॉल किया है टेबल, वहां पे उसके ऊपर पेस्ट कर दो। एक गैप दे दो i+=1 के बाद। अब दो दो बार आपने इनपुट ले रखा है तो दो दो बार इनपुट सुन लेंगे। अब अंदर जो टेबल के फंक्शन के अंदर जो आपने इनपुट लिया है उसको डिलीट करो। ये वाला सर, ऊपर हाँ, वाला। दो दो बार इनपुट नहीं लोगे ना, बाहर भी ले लिया आपने। और ये फंक्शन के अंदर सारा इंडेंट में आएगा ना, आपने इंडेंट के बाहर दे दिया। इंडेंट के अंदर दो, पूरा लाइन इंडेंट में आएगा ना। सर ये जो आई इक्वल इनपुट टू लिया। वन जो है, i=1, उसको हाँ। इंडेंट में टैब गैप दो। टैब की प्रेस करो। सेम ऐसे ही फाइल में करो, इसमें करो, प्रिंट में करो। i+1 में नहीं होगा ना, i+1 तो उधर ही रहेगा। रहने दो, बैक बैक करो, हाँ, सेव करो। सेव एज नहीं, सेव करो ना। सर न्यू फाइल लिया है। हाँ, सब करो, नाम कोई भी नाम दे दो। अब रन करो। नंबर दो। कर रहा है, समझ में आया क्या प्रॉब्लम थी, क्या गलती थी? हाँ सर, वो एक। और कहाँ प्रॉब्लम आ रही? सर सेम ऐसे मुझे उसमें भी आ रही थी, उस अच्छा, थर्ड वाले में भी, तो यही गलती कर रही हूँ। आपको चेंज करके सही करना पड़ेगा, है ना?
अब तो आप कर लोगे ना। सर थर्ड वाला देख लीजिए एक बार। सब में वही प्रॉब्लम है, इंडेंट वाली प्रॉब्लम है। आप इंडेंट के अंदर नहीं दे रहे हो, फंक्शन के अंदर सारा कोड इंडेंट में आएगा, आप सारा कोड इंडेंट के बाहर दे रहे हो। और सर जो इनपुट ले रहे हैं वो एक ही लेंगे फिर? हाँ, बार बार थोड़ा लेंगे। ओके जब आप बाहर इनपुट आप ले रहे हो तो अंदर फिर फंक्शन के अंदर हमें इनपुट नहीं लेना होता। एक ही ठीक है साइड लोगे, या तो फंक्शन के इन साइड या फंक्शन के आउट साइड, दोनों साइड में नहीं लेना होता। ठीक है सर ठीक। तो यही दो मिस्टेक है आपके सब में, है ना। यस सर। चलो हटाओ। हाँ, और किसका किसका असाइनमेंट नहीं हुआ? सारे असाइनमेंट हो गए? कोई बताना तो नहीं है? तो नया तो कुछ नहीं था, बस वही आपको फंक्शन के बॉडी के अंदर जो जो मैंने लॉजिक बताया था बस वही देना था, है ना। तो सबने कर लिया ना? हाँ जी, पीछे बन गया असाइनमेंट। ट्यूटोरियल बताऊं? देख लो। सर एक बार प्राइम नंबर वाला बता दीजिएगा। हाँ, देखो कैसे करना है। फैक्टोरियल के लिए हमें क्या करना था? रन टाइम पे कोई भी नंबर देना था और उसका फैक्टोरियल निकालना था, ये ना। तो मैंने क्या किया, एक फैक्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया और कोई भी नंबर पास कर दिया। ठीक है। इसके बाद मैंने आई की वैल्यू 1 ले ली और वाइल लूप में जो मैंने आप लोग को लॉजिक बताया था वही मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। कोई भी आप नंबर दोगे उसका फैक्टोरियल निकाल देंगे, ये तो करना था। आया समझ में सबको? मैंने कुछ नहीं किया है, जो लॉजिक मैंने आप लोग को पहले बताया था वाइल लूप वाला, यही तो लॉजिक बताया था। बस इसको हमने फंक्शन के बॉडी के अंदर क्या किया, यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में? सेम ऐसे ही सब बनाना था। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया कि फंक्शन बनाना कैसे है और कॉल कैसे करना है। यहाँ तक हो गया सबका? प्राइम नंबर वाला देख लो कैसे बनाना था। तो रन टाइम पे कोई भी नंबर देना था और चेक करना था कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है ना। तो प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे? यहाँ तक सबका हो गया? अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? सर मेरी इंडेंट में बहुत गलती होती है। हाँ, तो वही तो आपको ध्यान देना है, वही तो सिंटेक्स आपको थोड़ा ध्यान देना है। और आपको ये चीज याद रखना है कि फंक्शन में सारा पार्ट आपका इंडेंट के अंदर ही आएगा, कोई भी इंडेंट के आउटसाइड नहीं आएगा, कोई भी लाइन। एंड सर रूलर कहाँ से ऑन करेंगे? जैसे नंबरिंग जो लाइन नंबर दिखा देते हैं। इसमें नहीं शो करता है,
तो जुपिटर में आपको शो करेगा, इसमें नहीं शो करता। ओके। ठीक है, में रूलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो प्रैक्टिस आप करो ऐसे कि मतलब आगे दिक्कत ना हो, है ना। तो मान लो मैंने एक प्राइम नाम से एक बना लिया, रन टाइम पे जो भी मैं नंबर दूं उसका वो चेक करे प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप लोग को वाइल लूप में, अरे तो आप लोग को मैंने प्राइम नंबर दो तरह से बताया था, है ना। एक एग्जिट का यूज करके बताया था। तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सेम वही वाला कोड, है ना। बस आपको फंक्शन के बॉडी के अंदर डाल देना है, और इंडेंट का थोड़ा ध्यान देना है ना। नीता आ रहा है समझ में। और यहाँ पे हमने प्राइम नंबर को कॉल कर लिया। तो रन टाइम पे मैं कोई भी नंबर दूंगा तो चेक करके बताएगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। ये तो बताना था, नोट कर लो। तो नया कुछ नहीं करना था, जितना मैंने वाइल लूप में आप लोग को लॉजिक बताया था सारा, सेम वही लॉजिक बस आपको फंक्शन के बॉडी के इनसाइड आपको कॉपी पेस्ट करना है। एग्जिट अगर नहीं लगाओगे तो फिर तो वो लूप में चलता ही रहेगा ना, लूप से बाहर कैसे आएगा। और अगर एग्जिट नहीं लगाए गलती से तो प्राइम नॉट और प्राइम नंबर और प्राइम नंबर दोनों दिखा देगा। हाँ, वो तो बताया था मैंने, इफ एल्स भी बताया था। तो उसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड ज्यादा होगा, इसमें नंबर ऑफ लाइन्स का कोड कम हो गया। तो अब आप लोग को सारा असाइनमेंट क्लियर है, हो जाएगा ना अब तो। अनीता, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर जो ये इनपुट देंगे वो हमेशा लास्ट में देंगे, मतलब? हाँ, जब भी आपको पैरामीटराइज फंक्शन बनाना होगा ना तो हमेशा वो लास्ट में देंगे। और जब नॉन पैरामीटराइज बनाते हैं ना तब वो फंक्शन के अंदर देते हैं, ये चीज याद रख लो। समझ गए? जब भी फंक्शन को आप पैरामीटराइज बनाओगे हमेशा फंक्शन को कॉल करते समय आपको बाहर इनपुट देना होता है, और नॉन पैरामीटराइज बनाओगे तब हमें फंक्शन के अंदर इनपुट देना होता है। तो बेसिक फंक्शन में कोई डाउट है अब? रिटर्न वाला फिबोनाची तो रिटर्न से बनेगा ही नहीं, मैंने दिया था विथ आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप। देखो ध्यान से। तो फिर उसके लिए फिर मेरे को एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट में स्टोर करना पड़ेगा, तब होगा वो। बताऊं? रिटर्न टाइप से भी मैं बता देता हूँ, है। लिस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि एक बार में सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं होती। वो भी देख लो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने एक फीबो नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। कोई भी हमें नंबर पास करना था और उतने टाइम हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना था, ये ना। तो पहले मैंने आई की वैल्यू 2 ले ली और ए कॉमा बी इक्वल टू 0,1 ले लिया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? और प्रिंट में
है ना, मैंने 0 1 डिस्प्ले कर दिया। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं विदाउट रिटर्न बताऊं, फिर पहले विदाउट रिटर्न बताता हूँ, फिर रिटर्न के थ्रू कैसे करेंगे देखना। ए और बी को पहले डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि ए और बी में तो कोई लॉजिक लगाना नहीं है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद वाइल में आई लेस देन एन कर दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट करके ई को डिस्प्ले कर, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू 1। और इसके बाद यहाँ पे अपने इनपुट ले लिया, और इसको कॉल कर लिया। ये तो आ रहा होगा सबको समझ में। कोई कंफ्यूजन? अब इसी को अगर आपको रिटर्न टाइप से बनाना है तो थोड़ा लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। बताऊं क्या हुआ, ये नोट कर लो पहले। ये हमने विदाउट रिटर्न बनाया, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसको। तो अब सारा 1 बाई 1 समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना था। रिटर्न टाइप बनाने के लिए फिर एलसी यूज करना पड़ेगा, एलसी बताया था, उससे बनेगा फिर। अनीता यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो बेसिक फंक्शन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हम्म, चलो अब फंक्शन का एडवांस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो। स्कोप ऑफ फंक्शंस। जनरली अगर फंक्शन का स्कोप अगर हम देखें तो 2 टाइप्स का स्कोप होता है इन पाइथन। फंक्शन स्कोप आर 2 टाइप्स। तो फंक्शन में 2 तरह का आपको स्कोप मिलेगा। एक होता है आपका लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल।
तो फंक्शन के अंदर आपको दो तरह का स्कोप मिलेगा, एक लोकल वेरिएबल और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। अब डिफरेंस क्या होता है समझ लो। जब भी फंक्शन के बॉडी के अंदर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। तो लोकल वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे हम फंक्शन बॉडी के इनसाइड। अगर फंक्शन बॉडी के आउटसाइड अगर हमने कोई भी वेरिएबल बना दिया तो वो वेरिएबल हमारा ग्लोबल हो जाता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया लोकल और ग्लोबल में। लोकल वेरिएबल जब भी डिक्लेयर होगा इनसाइड ऑफ फंक्शन बॉडी, तो लिख लेना लोकल वेरिएबल ऑलवेज डिक्लेयर इनसाइड ऑफ फंक्शन बॉडी। लोकल वेरिएबल ऑलवेज डिक्लेयर इनसाइड ऑफ फंक्शन बॉडी, while global variable always declare outside of function body। तो लोकल वेरिएबल को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शन बॉडी के इनसाइड और ग्लोबल वेरिएबल को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शन बॉडी के आउटसाइड। कितना क्लियर हो गया। अब लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो केवल फंक्शन बॉडी के इनसाइड होता है। जैसे हम फंक्शन से बाहर आते हैं लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है पूरे होल प्रोग्राम में आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है वो फंक्शन बॉडी के इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है। आई बात है ग्लोबल का, है ना। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप ओनली फंक्शन बॉडी के इनसाइड होता है और ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है वो फंक्शन बॉडी के इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। क्लियर। तो लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। अब इसका अगर मैं लाइव एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट है। इंटरनेट को आप पूरे होल वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरनेट क्या हो गया आपका ग्लोबल हो गया। और एक इंट्रानेट होता है। इंटरनेट केवल एक ही बिल्डिंग में काम करता है। जैसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाते हो उसका स्कोप अपने आप क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लूटूथ है, वाईफाई है, तो ब्लूटूथ और वाईफाई का एक रेंज होता है। उस रेंज से जैसे ही आप बाहर जाओगे उसका स्कोप क्या होता है खत्म हो जाता है। तो आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया लोकल वेरिएबल, और जो इंटरनेट है वो क्या हो गया ग्लोबल हो गया। तो लोकल वेरिएबल को आप केवल फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप फंक्शन से बाहर आते हो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो अपने आप क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन बॉडी के इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को पूरे होल प्रोग्राम में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते। तो लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लियर। एग्जांपल देखें। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल को मैं ग्लोबल वेरिएबल बोलूंगा क्योंकि ये वेरिएबल मैंने फंक्शन के बाहर बनाया है। अब इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया। अब ये वेरिएबल हमारा लोकल है क्योंकि फंक्शन बॉडी के इनसाइड है। तो फंक्शन बॉडी के इनसाइड जितने भी आप वेरिएबल बनाओगे वो सारा लोकल होगा, और फंक्शन बॉडी के बाहर अगर आपने कोई भी वेरिएबल बना दिया तो वो ग्लोबल हो जाता है। अब फंक्शन बॉडी के अंदर मैं x को एक्सेस कर सकता हूँ, y को एक्सेस कर सकता हूँ और a को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ग्लोबल वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ और बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। फिर फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया,
अब फंक्शन बॉडी के बाहर अगर मैं ए को एक्सेस करूंगा तो ए तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन एक्स और वाई को अगर मैं एक्सेस करना चाहूंगा फंक्शन के बाहर तो वो एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि एक्स और वाई को मैं केवल फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, फंक्शन बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि लोकल है। तो लोकल को आप केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इधर आ जाएगा, ये देखो बता रहा है एक्स है ही नहीं, इधर आ गया ना। तो जबकि मैंने ग्लोबल को फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किया है और बाहर भी एक्सेस किया है। अब आपको लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लियर, नोट कर लो। तो ग्लोबल वेरिएबल को आप फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो और फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। पूरे होल प्रोग्राम में आप ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लोकल वेरिएबल को जब भी आप एक्सेस करोगे फंक्शन के इनसाइड, आउटसाइड उसका स्कोप अपने आप क्या होता है, डिस्टर्ब है। तो लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। अनीता क्लियर है यहाँ तक? सर जैसे हमने ये फंक्शन के अंदर दिया एक्स एंड वाई को और प्रिंट कराया, उसको कॉल किया, फिर ये दोबारा हम जब प्रिंट कराएंगे तो नहीं आएगा ना सर ये फंक्शन के अंदर? एरर आ रहा है ना, देखो नीचे आ रहा है एरर, आउटपुट देखो। यस सर। फंक्शन के बाहर मैं एक्स और वाई को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक। एक्चुअली में सबसे पहले क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो जैसे ही कॉल हुआ एक्स की वैल्यू आएगी पहले, फिर वाई की वैल्यू आएगी, फिर ए की वैल्यू आएगी, फिर फंक्शन से जैसे ही बाहर आएगा फिर अगेन ए की वैल्यू आएगी और एक्स की वैल्यू में एरर आ रहा है। यस सर। तो लोकल वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ तक सबको समझ में आया? पीछे कोई डाउट? तो लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर आपने सेम नाम का लोकल और सेम नाम का ग्लोबल वेरिएबल बना दिया फिर तो दिक्कत आएगी। अब मैंने क्या किया, सेम नाम का मैंने लोकल और सेम नाम का मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। अब बताओ मेरे को, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो कॉल करने के बाद ए की वैल्यू क्या आएगी, लोकल वाली आएगी या ग्लोबल वाली वैल्यू आएगी? यानी कि फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, 40, और फंक्शन के बाहर देखिए बताओ क्या आएगा, सिर्फ फंक्शन के बाहर भी ग्लोबल वाली वैल्यू आएगी फिर? और अंदर भी ग्लोबल वाली वैल्यू आएगी है? हम्म। अरे देख के बताओ क्या आएगा। फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू क्या आएगी और फंक्शन के बाहर ए की वैल्यू क्या आएगी?
सिर्फ फंक्शन के अंदर a की वैल्यू 10 आएगी और ग्लोबल बाहर आएगी सिर्फ। है इधर तो आएगा नहीं, पहली बात इधर तो है नहीं, अंडर 10 और बाहर 40, ऐसा क्यों? ओवरराइड हो जाएगा। अरे दोनों वेरिएबल अलग अलग है। ओवरराइड तो तब होता जब दोनों ग्लोबल होता। एक वेरिएबल लोकल है और एक ग्लोबल है, दोनों की मेमोरी अलग अलग जगह एलोकेट होगी, याद रखना है। हाँ हाँ, तो अंदर 10 क्यों आएगा रीजन? ग्लोबल वाला क्यों नहीं लेगा? ग्लोबल भी तो ले सकता है, क्योंकि ग्लोबल को तो मैं फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, बाहर भी कर सकता हूँ। तो अंदर लोकल क्यों लेगा? ग्लोबल भी तो लेगा। रीजन भी बताओ क्यों लोकल लेगा? या तो 40 आएगा तो 10 आएगा, दो ही है ऑप्शन। अब अगर फंक्शन के अंदर ग्लोबल लेगा तब तो 40 आना चाहिए, और अगर लोकल लेगा तो 10 आना चाहिए। रीजन रीजन में जानना चाह रहा हूँ क्यों लोकल लेगा। क्या? एक मिनट, जैसे ही मैं रन करूंगा सबसे पहले ये वाली लाइन रीड होगी, ये वाली लाइन रीड होगी। कॉलिंग तो बाद में रीड होगी ना, वो वाला लाइन तो रीड हो गई होगा। तो पहले तो ए की मेमोरी एलोकेट हो गई, 40 मिल गया उसको। उसके बाद इस लाइन को रीड करने के बाद फिर इस लाइन को रीड करेगा, फिर वो जंप करके इसमें जाएगा। दिख नहीं रहा क्या? हाँ जी बताइए, रीजन भी बताना है आप लोग को। किसका किसका आंसर ये है कि अंदर भी ग्लोबल लेगा और बाहर भी ग्लोबल लेगा? है किसी का? अंदर भी ग्लोबल और बाहर भी ग्लोबल, और अंदर भी अगर ग्लोबल और बाहर भी ग्लोबल लेगा तो उस केस में तो 40-40 आना चाहिए। कोई नहीं है? मतलब सबका आंसर यही है कि अंदर लोकल लेगा और बाहर ग्लोबल लेगा। अरे बताओ, तो रीजन भी बताना है क्यों? मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग भी तो थोड़ा सोच के बताइए। चलो मैं मान लेता हूँ कि अंदर वो लोकल लेगा और बाहर ग्लोबल लेगा, और ऐसा ही हो भी रहा है। अंदर उसने लोकल लिया और बाहर ग्लोबल लिया, लेकिन रीजन ऐसा क्यों? इसका मतलब इस केस में तो ग्लोबल अंदर एक्सेस हो ही नहीं पा रहा, ग्लोबल वाला कॉन्सेप्ट फेल कर गया ना फिर तो ऐसा क्यों हुआ? रीजन बताना है मेरे को, क्यों उसने लोकल लिया। हाँ जी, कोई नहीं। हाँ जी, रीजन बताइए। तो रीजन आपको ये बताना है कि वो लोकल को प्रेफरेंस पहले देगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल है, और जो चीजें फंक्शन के इनसाइड है उसको प्रेफरेंस तो पहले देगा ना। ग्लोबल वेरिएबल तो फंक्शन के बाहर है, तो उसको प्रेफरेंस बाद में देगा। तो पहले लोकल मिलने की वजह से वो लोकल की आउटपुट आई। आ गई बात समझ में? तो जो चीजें फंक्शन के अंदर होगी उसको प्रेफरेंस वो पहले देगा ना, बाहर वाले बंदे को तो प्रेफरेंस बाद में देगा। तो यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन इंटरव्यू का ये था कि सेम नाम का मैंने लोकल और सेम नाम का ग्लोबल बना दिया, है ना, लेकिन अंदर तो ग्लोबल एक्सेस हो ही नहीं पा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि वो अंदर जो ए वेरिएबल जो लोकल है ये भी अंदर ग्लोबल हो जाए, ठीक है। तो अब ऐसा करने के लिए पाइथन ने एक ग्लोबल नाम का कीवर्ड बना दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके ए को ग्लोबल बना दूंगा। पहले ए लोकल और ग्लोबल दोनों था, अब यहाँ पे ए जो है ग्लोबल बन गया। अब लोकल नहीं रहा, बाहर भी ए ग्लोबल है और फंक्शन के अंदर भी ए ग्लोबल है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे, पहले ग्लोबल ए की वैल्यू 40 थी, अब वो ओवरराइट होके
ग्लोबल की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब आपका फंक्शन के अंदर भी एक ही वैल्यू 10 आएगी और फंक्शन के बाहर भी एक ही वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि ग्लोबल की वैल्यू जो 40 थी अब वो ओवरराइट होके क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। ये देखो। तो अब अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि आपको एक प्रोग्राम में मल्टीपल 8-10 फंक्शन बनाने हैं, है ना, और फंक्शन के इनसाइड एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, और फंक्शन के इनसाइड अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया तो उसका एडवांटेज ये होगा कि उस वेरिएबल को मैं अनदर फंक्शन में भी बार बार यूज कर सकता हूँ। लोकल तो रहा नहीं। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट मिलेगी प्रोजेक्ट्स में कि जब आपको एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल अलग अलग फंक्शन बनाओगे और एक वेरिएबल ऐसा बनाना होगा कि उस वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर बार बार यूज कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर फंक्शन के अंदर अगर आपको कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाने का कॉन्सेप्ट अगर मिल गया तो उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज करना होगा। क्लियर हुआ? नोट कर लो। तो ये पूछा जाएगा पाइथन में ग्लोबल कीवर्ड हम कब यूज करते हैं। तो फंक्शन के अंदर अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करना मस्ट है। ओवरराइट हो गया। तो पहले ए की वैल्यू 40 थी, अब ओवरराइट होके 10 हो गया। सबको आया समझ में ग्लोबल कीवर्ड का एडवांटेज? अनीता। तो ग्लोबल लोकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। सर एक तरीके से ये कन्वर्ट कन्वर्ट कर रहा है ना उसको फिर। हाँ, लोकल को ग्लोबल बना दिया उसने। पहले ए लोकल था, अब वो ग्लोबल बन गया। हमने प्रॉपर मेंशन कर दिया ना कि अब ए जो है लोकल नहीं रहा, अब वो ग्लोबल रहा। तो जो वैल्यू फंक्शन के अंदर आएगी सेम वही वैल्यू फंक्शन के बाहर भी आएगी। सर तो वो 40 वाले ग्लोबल का मतलब क्या यूज रह गया फिर? ओवरराइट हो गया ना वो। तो पहले हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ऐसे नहीं दे सकते सर फिर? डायरेक्ट दे दो, वो ऊपर हटा दो तो भी काम करेगा। यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट बताया था, याद है? लिखवाया था एक्चुअल और फॉर्मल क्या होता है। चलो तो हेडिंग डालो। टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट। चार तरह के फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट को रिक्वायर्ड आर्गुमेंट भी बोलते हैं। सेकंड होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। थर्ड होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, या इसको नेम्ड आर्गुमेंट भी बोला जाता है।
नेक्स्ट होता है पाइथन में। आप जब भी आप फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन के अंदर 4 अलग अलग तरह से आप फॉर्मल आर्गुमेंट पास कर सकते हो। अब इन्हीं चारों को वन बाय वन हमें डिटेल में देखना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो अब फर्स्ट हेडिंग डालो, पोजिशनल आर्गुमेंट। अब चारों में हमें वन बाय वन डिफरेंसेस देखना है कि चारों का अपना अलग अलग एडवांटेज क्या क्या है। नोट कर लो। हमने सिंपल सा एक शो नाम का फंक्शन बनाया जो दो नंबर को क्या करेगा, ऐड करेगा। अब पोजिशनल आर्गुमेंट में आपको 2 पॉइंट्स नोट करना है। पहला पॉइंट ये होगा कि नॉर्मली जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, है ना, तो फंक्शन डिफाइन करते समय हम जितना पैरामीटर पास करते हैं फॉर्मल, कॉल करते समय उतनी वैल्यूज देना मैंडेटरी है। अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन करते समय दो पैरामीटर पास किया है और कॉल करते समय गलती से मैं 3 वैल्यू पास कर दूं तो वो एरर आ जाएगा। बता रहा है कि आपको पास करना था 2 और गलती से आपने 3 दे दिया। और अगर गलती से कॉल करते समय सिंगल वैल्यू दे दिया तो भी एरर आएगा। तो पोजिशनल आर्गुमेंट में आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि अगर डिफाइन करते समय अगर आपने 2 पैरामीटर दिया है तो कॉल करते समय आपको 2 पैरामीटर देना मैंडेटरी। यहाँ पे ना तो आप कम दे सकते हो ना ज्यादा दे सकते हो, इसीलिए इसको रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बोला जाता है। तो डिफाइन करते समय जितना पैरामीटर दिया है कॉल करते समय भी उतने ही पैरामीटर देना मैंडेटरी है। तो पहला पॉइंट नोट कर लेना। यहाँ तक क्लियर? दूसरा पॉइंट ये है कि ये सीक्वेंस को फॉलो करता है। पहला वाला वैल्यू पहले वाले में ही कॉपी होगा और दूसरा वाला दूसरे में ही कॉपी होगा। तो यहाँ पे हमेशा 10 जो है वो ए में जाएगा और 20.5 बी में जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 जो है बी में चला जाए और 20.5 ए में चला जाए।
तो ऑलवेज ये सीक्वेंस को फॉलो करेगा। पहला वाला वैल्यू पहले वाले पैरामीटर में जाएगा और दूसरा वाला वैल्यू दूसरे वाले पैरामीटर में जाएगा। तो पोजिशनल आर्गुमेंट क्लियर हो गया। तो नॉर्मली अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस बनाना सीखा वो सारा पोजिशनल था। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं और कॉल करते हैं, तो कॉल करते समय जो भी हम वैल्यू पास करते हैं वो वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट में क्या होती है, कॉपी हो जाती है, और हमेशा ये सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट सबको क्लियर हो गया। तो बस इसमें यही 2 पॉइंट्स याद रखना है। डिफाइन करते समय आपने जितना पैरामीटर दिया, कॉल करते समय भी उतना ही पैरामीटर देना मैंडेटरी है। आप कम और ज्यादा नहीं दे सकते, है ना। और ये एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ऑलवेज पहला वाला वैल्यू पहले वाले में ही कॉपी होगा और दूसरा वाला वैल्यू दूसरे में कॉपी होगा। तो पोजिशनल और रिक्वायर्ड क्लियर हो गया। चलो अब दूसरा हेडिंग डालो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जो नया है, जो अभी तक हमने बनाना नहीं सीखा। ये नोट कर लो। एम्प्लॉय नाम का हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैंने 3 बार कॉल किया है। हो गया यहाँ तक, बताऊं। अब इस टाइप के फंक्शन को डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन बोला जाता है, लिख लेना, डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन। अगर आपने फंक्शन बनाते समय, फंक्शन डिफाइन करते समय, अगर आपने आर्गुमेंट या पैरामीटर में अगर आपने वैल्यू असाइन कर दिया, तो इस टाइप के फंक्शन को डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन बोलेंगे। अभी तक जब हमने फंक्शन बनाना सीखा था तो पैरामीटर तो पास कर रहे थे, लेकिन किसी भी पैरामीटर को अगर हमने वैल्यू अभी तक नहीं दिया था। अब ध्यान से अगर देखो तो इस एम्प्लॉय वाले फंक्शन के अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किया है और 3 में से 2 पैरामीटर को मैंने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी। दिख रहा है आपको?
अब इस तरह का फंक्शन बनाने का एडवांटेज ये होगा कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो कॉल करते समय अगर आप कम पैरामीटर भी अगर दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादा तो दे नहीं सकते, अब मैं यहाँ पे कम भी दे सकता हूँ। ये देखो, तो पहली बार जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे तो 3 पैरामीटर था, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगल पैरामीटर दिया। अब यहाँ पे भी वो सीक्वेंस को फॉलो करेगा। अब ये पहला वाला जो वैल्यू है वो आईडी में चला जाएगा। अब नेम और एज में तो मैंने वैल्यू दिया नहीं पहले वाले में, है ना, तो अपने आप नेम और एज वाला ये डिफॉल्ट वाला वैल्यू ले लेगा। आई बात हमें? यानी कि जब पहली बार जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, अभी मैं इन दोनों को कमेंट बना देता हूँ। तो जब पहली बार फंक्शन को कॉल करूंगा तो आईडी में 11 आएगा, नेम में अमन आएगा और एज में 23 आएगा। कोई एरर नहीं आएगा। यहां तक बात समझ में आई? अब सेकेंड टाइम जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो अब मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर दी। तो पहला वाला वैल्यू तो आईडी में चला जाएगा, अब नेम में दीपक चला जाएगा। अगर दे दिया तब तो उसको प्रेफरेंस देगा, डिफॉल्ट वाला नहीं लेगा। अब नेम में दीपक चला जाएगा और एज में दिया नहीं तो एज में अगेन 23 ले लेगा। ये देखो, तो डिफॉल्ट वाला वैल्यू तब लेता है जब कॉल करते समय हम वैल्यू देते नहीं, और अगर कॉल करते समय अगर हमने वैल्यू दे दिया तो उसको प्रेफरेंस पहले देगा, डिफॉल्ट वाले को नहीं देगा। अब मैंने थर्ड टाइम जब मैंने कॉल किया तो अब मैंने तीनों वैल्यू दे दी। अब आईडी में 33 चला जाएगा, नेम में पंकज चला जाएगा और एज में 28 चला जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन बनाने का एडवांटेज समझ में आया? कॉल करते समय अगर मैं कम वैल्यू भी अगर पास कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जबकि पोजिशनल में रिक्वायर्ड में जितना हमने डिफाइन करते समय पैरामीटर दिया था उतने ही कॉल करते समय वैल्यू पास करना मैंडेटरी था। लेकिन यहाँ पे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं अगर सिंगल वैल्यू दे रहा हूँ तो भी कॉल हो रहा है, 2 वैल्यू दे रहा हूँ तो भी कॉल हो रहा है, और 3 वैल्यू दे रहा हूँ तो भी कॉल हो रहा है। ज़्यादा तो आप दे ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आप कम पैरामीटर दे के भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वो सीक्वेंस को फॉलो करेगा। पहला वाला पहले वाले में ही जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में ही कॉपी होगा, और तीसरा वाला तीसरे में ही कॉपी होगा। बात समझ में आई? लिख लिख लिया? तो अब आप लोग को पोजिशनल में और डिफॉल्ट आर्गुमेंट में डिफरेंस अच्छे से क्लियर? अभी भी कोई नहीं, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लेना। एडवांटेज समझ में आया इस टाइप के फंक्शन बनाने का? कम पैरामीटर दे के भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते, कोई एरर नहीं आएगा। तो दोनों का एडवांटेज समझ में आ गया आप लोगों को? अब तीसरा देखें। तीसरा तो टोटली डिफरेंट है, और तीसरा वाला जो टाइप है वो नया है, जो C++ में नहीं होता। ये दोनों तो जो मैंने बताया ये हर लैंग्वेज में मिलेगा। अब तीसरा वाला नया है, कीवर्ड आर्गुमेंट, जो C++ में नहीं होता। तो अब तीसरा हेडिंग डालो, कीवर्ड आर्गुमेंट। और इस कीवर्ड आर्गुमेंट को नेम्ड आर्गुमेंट भी बोला जाता है। लिख लो।
नोट कर ले एक बार। एक बार नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कीवर्ड का एडवांटेज क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम्ड आर्गुमेंट का। हो गया सबका, बताऊं? अब इसमें भी पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि डिफाइन करते समय आपने जितना पैरामीटर दिया, कॉल करते समय भी उतना पैरामीटर देना मैंडेटरी है, पोजिशनल की तरह। ना कम दे सकते हो, ना ज्यादा दे सकते हो। ठीक है। बस इसमें दूसरा जो पॉइंट है, पोजिशनल से डिफरेंस कैसे है। पोजिशनल में वो सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था, यहाँ सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो कॉल करते समय मैं रैंडम वैल्यू दे के, अब हमेशा इसमें आईडी जो है, अब देखो यहाँ पे एज है, अगर ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता तो एज वाली वैल्यू आईडी में चली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। एज एज में ही जाएगा, नेम नेम में ही जाएगा, आईडी आईडी में ही जाएगा। ये देखो, तो यहाँ पे वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि कॉल करते समय मैं रैंडम रैंडम ऑर्डर में अलग अलग वैल्यू दे के और फंक्शन को अलग अलग वे में कॉल कर सकता हूँ, जबकि पहले पोजिशनल और डिफॉल्ट में वो सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था, पहला वाला वैल्यू पहले वाले में ही कॉपी हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, आईडी आईडी में जा रहा है, नेम नेम में जा रहा है, और एज एज में जा रहा है। इसीलिए इसका नाम कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम्ड आर्गुमेंट रखा गया। तो कॉल करते समय जो आप पैरामीटर यहाँ पे दोगे, कॉल करते समय भी वो वैल्यू आपको यहाँ पे देना होगा। तो तीनों में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो तीनों टाइप का फॉर्मल आर्गुमेंट सबको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? तो तीनों में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया। अब चौथा लिखो। चौथे में लिखना स्टार ARGS। ये स्पेशल टाइप का फॉर्मल आर्गुमेंट होता है और हमेशा ये टपल रिटर्न करेगा, लिख लेना। जब भी ये बनाएगा, टपल बनाएगा, तो ये स्पेशल टाइप का फॉर्मल आर्गुमेंट होता है जो ऑलवेज टपल रिटर्न करता है। अब इस पैरामीटर का, इस आर्गुमेंट का एडवांटेज क्या है, किस सिचुएशन में इसका यूज आप करोगे। तो पहले मैं एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस पैरामीटर का यूज करना होगा। ठीक है। अभी मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का।
इस वाले फंक्शन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जैसे ही मैं कॉल करूंगा दोनों को ऐड करके डिस्प्ले कर देगा। कोई कंफ्यूजन? यहां तक समझ में आ रहा है बात? अब मेरे को करना ये है, अभी मैंने इस फंक्शन में 2 पैरामीटर दिया तो 2 को ऐड कर रहा है। अब मैं दोबारा इस फंक्शन को अगर कॉल करूं और मैंने 3 पैरामीटर दिया, अब ये तीनों को ऐड करेगा? फिर आ जाएगा। दोबारा मैंने एक बार और कॉल किया, 4 पैरामीटर दे दिया, काम नहीं करेगा ना? अब मेरे को करना ये है कि जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो किसी फंक्शन में मैंने 2 पैरामीटर दिया, किसी में 3 दिया, किसी में 4 दिया। अब इसके अकॉर्डिंग, कॉलिंग के अकॉर्डिंग जितने भी मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे को फॉर्मल आर्गुमेंट भी तो चेंज करना पड़ेगा बार बार। तो अब मेरे को ये फॉर्मल आर्गुमेंट अभी तो स्टैटिक है, अब मेरे को इसको डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक बनाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूं तो उस कॉलिंग के वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप वो चेंज होता जाए। अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और अगर मैंने सिंगल वैल्यू पास किया तो ये वेरिएबल सिंगल हो जाए, अगर मैंने 2 दिया तो ये अपने आप 2 हो जाए, अगर 3 दिया तो 3 हो जाए, अगर 10 दिया तो 10 हो जाए। यानी कि इस फॉर्मल आर्गुमेंट को मेरे को डायनेमिक बनाना है। अभी मेरे को पता ही नहीं है कि फॉर्मल आर्गुमेंट मेरे को 1 पास करना है, 10 पास करना है या 50 पास करना है। कॉल करते समय मैं जितना वैल्यू पास करूं फॉर्मल आर्गुमेंट उतना अपने आप बनता जाए, मेरे को देना ना पड़े, क्योंकि मैनुअली तो मैं दे नहीं सकता। आ रही बात समझ में? तो ऐसा करने के लिए अब आप क्या करोगे? कोई भी आपने वेरिएबल पास किया इसमें फॉर्मल में और उससे पहले अगर आपने स्टार लगा दिया है ना, तो अपने आप वो क्या बन जाता है? डायनेमिक बन जाएगा। देख के जाओ। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसका टाइप भी पता करूंगा तो क्या आएगा? टपल, अभी बताया ना। और मैंने रिटर्न में सम फंक्शन यूज करके नम को पास करके, अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा। सिंगल वैल्यू दिया तो भी काम करेगा, 2 दिया तो भी करेगा, 3 दिया तो भी करेगा, 4 दिया तो भी करेगा। मतलब जितना चाहे उतना दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 दे तो बहुत है। कोई एरर आ रहा है? ये देखो, कपल बना रहा है, सबको ऐड करता जा रहा है। तो अब आपका फॉर्मल आर्गुमेंट डायनेमिक बन गया ना। तो अगर आपको कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट मिल गई कि फॉर्मल आर्गुमेंट आपको पता ही नहीं है, 1 रखना है, 10 रखना है कि 50 रखना है, कॉल करते समय मैं जितना वैल्यू पास करूं फॉर्मल आर्गुमेंट अपने आप उतना बनता जाए, तो इसके लिए आपको ये वाला पैरामीटर यूज करना होगा। बात समझ में आ गई सबको? एडवांटेज समझ में आया इसका? नोट कर लो। तो जितना चाहे उतना पैरामीटर आप दे सकते हो, है ना? अब रिस्ट्रिक्शन वाला है ही नहीं, है ना? जबकि इसके पहले मैंने पहला, दूसरा और तीसरा जो बताया था, पोजिशनल, डिफॉल्ट और कीवर्ड, उसमें तो रिस्ट्रिक्शन था। आप ज्यादा तो दे नहीं सकते किसी में, यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, जितना चाहे उतना दो। एडवांटेज सबको क्लियर हुआ है?
नोट कर लो इसको। और हमेशा ये टपल बनाता है। हाँ सर, अभी हाँ यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट बताऊं। अब अगर आपने डबल स्टार लगा दिया, सिंगल स्टार लगा सकते हो या डबल लगा सकते हो, ट्रिपल नहीं लगा सकते। ट्रिपल लगा के एक बार चेक ना करने लगना, फिर आ जाएगा। तो अगर डबल लगा दिए तो वो डिक्शनरी बनाता है, और सिंगल लगाए तो टपल बनाता है, याद रखना। तो डबल स्टार लगा दिए अगर फॉर्मल पैरामीटर वेरिएबल नेम से पहले, तो ऑलवेज वो डिक्शनरी बनाएगा, की और वैल्यू का पेयर। ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। तो ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिंगल स्टार और डबल स्टार लगाने में डिफरेंसेस क्या क्या होता है, और इसका रियल एडवांटेज क्या क्या है। तो जब भी आपको फॉर्मल आर्गुमेंट को डायनेमिक बनाना हो तो उसके लिए आपको ये लगाना हो। यहाँ तक हो गया। चलो अब डबल स्टार वाला देख लेते हैं। तो इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं, KWARGS, कीवर्ड आर्गुमेंट ना। और डबल स्टार लगा देते हैं तो लिख लेना, हमेशा डिक्शनरी बनाएगा। क्या बनाएगा? डिक्शनरी। अब ये भी आपका डायनेमिक बन गया, है ना। आ रही बात समझ में? सिंगल नहीं लगे। इक्वल लगाना है या नहीं लेगा? इक्वल लगाना पड़ेगा ना। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैंने सिंगल वैल्यू दिया तो भी काम कर रहा है, और डबल वैल्यू दिया तो भी काम कर रहा है, और ट्रिपल वैल्यू दिया तो भी काम कर रहा है। डिक्शनरी बना रहा है ना। अब मैं अगर 10 वैल्यू भी दे दूंगा तो भी काम करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहे उतना देते जाओ। एडवांटेज आ रहा है समझ में? और ये हमेशा क्या बनाएगा? डिक्शनरी बनाएगा। तो ये वाला जो पैरामीटर है आपका डायनेमिक बन गया ना रन टाइम पे। अगर मैंने सिंगल दिया था तो सिंगल बना रहा था, दो दे दिया तो ये अपने आप दो बन रहा होगा, तीन दे दिया तो ये तीन हो गया, 10 दोगे तो 10 हो जाएगा। तो एडवांटेज क्लियर हो रहा है सबको? जब भी आपको फॉर्मल आर्गुमेंट को
अगर आपको डायनेमिक बनाना हो तो इसके लिए इन दोनों पैरामीटर का आप यूज करोगे। पहला वाला टपल बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, डिक्शनरी। तो चारों टाइप का फॉर्मल आर्गुमेंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट? फंक्शन में आप लोगों को कोई डाउट है अभी तक? अनीता, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो आज मैंने जितना बताया इतना आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो यस फंक्शन सर। का जो बेसिक पार्ट था वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब कल मैं फंक्शन में एडवांस टॉपिक स्टार्ट करूंगा। इसमें आता है आपका लैम्डा फंक्शन। अब हम लैम्डा फंक्शन देखेंगे कल। फिर फिल्टर होता है इसमें, मैप फंक्शन होता है, रिड्यूस होता है। तो ये कुछ एडवांस फंक्शंस हैं, उनका यूज देखेंगे। तो उनका एडवांटेज ये होता है, जो भी हमने नॉर्मल फंक्शन का यूज करके मल्टीपल का लाइन का कोड लिखा, उसको हम लैम्डा फंक्शन से एक लाइन में कर सकते हैं। तो जो लैम्डा फंक्शन होता है वो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए आया। आ रही बात समझ में? तो आप लोगों को फंक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रिवीजन करके आना है, तभी आपको लैम्डा फंक्शन समझ में आएगा। क्या हुआ? हेलो सर। हाँ बताओ। सर 7 के पहले वीडियो सर डिलीट कर दियो क्या? एक्चुअली मैं रिवीजन कर रहा था और मेरे को ना मिला नहीं वीडियो।